आज आप लोगों का 5वां पाठ है, यानी काव्य भाग का 5वां पाठ। पाठ का नाम है सहर्ष स्वीकारा है और इसके रचनाकार हैं गजानन माधव और इनका उपनाम है मुक्तिबोध। तो पूरा नाम बोल के गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 1917 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने कविताएं तो लिखी हैं, साथ में समालोचना, छोटी कहानियाँ आदि से भी इन्होंने हिंदी साहित्य के गौरव को बढ़ाया है। जो इनकी आज की रचना है, रचना का नाम सहर्ष स्वीकारा है। यह भूरी भूरी खाक धूल नामक संग्रह से ली गई है। चांद का मुंह टेढ़ा इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। भारतीय साहित्य में मुक्तिबोध को ही फैंटेसीवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। इनकी कविताओं में फैंटेसीवाद स्पष्ट दिखाई देता है। प्रस्तुत जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है, इसमें इन्होंने स्वयं के लिए कह रखा है, आत्मकथात्मक शैली है कि मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरे ईश्वर रूपी प्रेमी को प्यारा है, या मेरे उस प्रेरक को प्यारा है जिसके सहारे मैं कविता लिख रहा हूँ। इस कविता में कभी यह अपनी माँ का संबोधन करते हैं, कभी अपनी बहन का संबोधन करते हैं, कभी अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं। कविता में रहस्यवाद भी दिखाई दे रहा है। अब इनका निधन हुआ था 1964 में। मुक्तिबोध, अभी मैंने कहा है कि ये फैंटेसीवाद के जनक कहे जाते हैं, लेकिन इनकी रचनाओं में छायावादी साहित्य की भी विशेषताएं दिखाई देती हैं। आज जो इनका पाठ पढ़ना है, सहर्ष स्वीकारा है, उसमें कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं। वैसे संस्कृतनिष्ठ भाषा का ये प्रयोग करते हैं अपनी कविताओं में, लेकिन साथ में तत्सम तद्भव और देशज शब्दों का भी प्रयोग है। तो अब जब कविता आप लोग समझोगे तो पता चल जाएगा काव्य सौंदर्य किस प्रकार का है, भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है। अभी पाठ के जो कुछ कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को आप देखेंगे और समझेंगे। इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने शब्दार्थ लिख रखे हैं और फिर उसके बाद मैं कविता पढ़ती जाऊंगी और कविता की व्याख्या भी बताती जाऊंगी। कविता पूरी हो जाएगी, उसके बाद इसका काव्य सौंदर्य बताऊंगी, भावात्मक दृष्टि से भी और कलात्मक दृष्टि से भी। आप लोग अब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ठीक प्रकार से समझ गए होंगे कि शिल्प सौंदर्य को कविता से कैसे छांटा जाता है। अब बार बार इन बातों को बता करके मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ भी अतिशयता हो जाएगी। अब ये है संपूर्ण कविता के कठिन शब्दार्थ। सहर्ष मने हर्षपूर्वक, अभिनव मने नया, नवीन, अपलक मने एकटक देखना, श्रोता मने स्रोत, उद्गम स्थल भी बोल देते हैं। अब कविता के भाव के अनुरूप, व्याख्या के अनुरूप हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अंतर मने हृदय, यानी मन, मन की बात या भीतर। भाव जैसा आएगा उसी के अनुसार हम वाक्य निर्माण के समय इनका अर्थ लेंगे। परिवेष्टित मने चारों ओर से लिपटा, पिराती मने पीड़ा, रमणीय मने सुंदर, अंधकार अमावस्या मने अमावस्या के समान अंधकार, यानी घोर अंधकार, धूप अंधकार जिसको कह देते हैं, जहाँ उजाले की जरा सा भी गुंजाइश नहीं हुई, वहाँ पर अमावस्या अंधकार का प्रयोग कवि ने इस कविता में किया हुआ है। अब कविता की जब व्याख्या करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। आप छोटी क्लासेस से ही ऐसा लिखते हुए आए हैं। संकेत डाला यानी कविता क्या है, फिर कविता का संदर्भ लिखा, जिस कक्षा की पाठ्य पुस्तक से ली जाती है उस पाठ्य पुस्तक का नाम डालना है, रचनाकार का नाम डालना है, फिर प्रसंग जिस कारण से कविता लिखी गई है, और व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य।
व्याख्या को ठीक प्रकार से समझाने के लिए जैसे ही कविता में कवि विभिन्न उदाहरण देता है, बातचीत के माध्यम से, तर्क के माध्यम से कविता को पूरी करता है, उसी प्रकार से व्याख्या बताते समय भी इन सब बातों का ध्यान रखना है। और उसके बाद शिल्प सौंदर्य क्या है आप लोग समझते हैं शिल्प सौंदर्य को।